हेलो मनी 9। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। साल का दूसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो तेजी की रफ्तार कल से शुरू हुई है वो रफ्तार आज भी कायम है और बाजारों ने आज भी बढ़िया अपमूव के साथ ही कामकाज हो रहा है। 1000 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी भी करीब करीब 320 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 271 अंक ऊपर, करीब आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 178 अंक ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रांग बाइंग बनी है आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। 1500 शेयर तेजी में है और करीब करीब 890-900 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और आज के लिए जो स्टार परफॉर्मर है वो है ऑटो। 3% की बढ़िया तेजी के साथ आज ऑटो इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो एक स्ट्रांग मूव मार्केट्स के अंदर और मूव चौतरफा खरीदारी के तौर पर देख रहा है। अभी कितना सस्टेनेबल है, ये कहां तक रहेगा, कैसा रहेगा आगे बाजार, इन सब पे तो हम बातचीत करेंगे ही। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुगंधा मैम मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। सुगंधा मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और साथ साथ आपके सवालों के जवाब को भी, कुछ आईपीओ पर, कुछ इंडिविजुअल पिक्स पर, सब पे बातचीत होगी अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान। पहले सुगंधा मैम, मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार में आज पुल बैक तो आया है। इनफैक्ट दूसरा दिन है लगातार जबकि खरीदारी है और आज खरीदारी की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा बेहतर है। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? Good afternoon, Sumit. First of all, wishing you, your entire team, and all the viewers a very happy new year. I hope ये साल सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। सो अगर मार्केट्स को देखें तो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ बहुत अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में और आज के सेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो काफी डिसमल रहा था, पिछले साल स्टिल अगर हम देखें तो इट वॉज द 9th कंसेक्यूटिव ईयर जहां मार्केट्स ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो इट क्लोज विद गेन्स ऑफ अराउंड 8.8%। सितंबर तक हमने काफी इनफ्लोज आते हुए देखे, बट देन इन द लास्ट क्वार्टर काफी ज्यादा आउटफ्लोज रहे और इसी वजह से हमने निफ्टी में के जो गेन्स थे वो काफी हद तक कर्टेल होते हुए देखे। स्टिल अगर हम देखें तो एफपीआईज ने ऑलमोस्ट 1656 करोड़ की लास्ट ईयर भी बाइंग की है, बट देन अगर हम इसको कंपेयर करें कैलेंडर ईयर 2023 से, सो इट वाज अ बाइंग ऑफ अराउंड 1.7 लाख करोड़। सो थोड़ा सा ये मेजर डिफरेंस था। इसके साथ साथ हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने लास्ट क्वार्टर में कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया। ट्रम्प की इलेक्शन के बाद भी हमारी मार्केट्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट वी हैव सीन इन डॉलर इंडेक्स। फेड ने भी ये इंडिकेट किया है कि इस साल जो उनके रेट कट का साइकिल है वो स्लो डाउन होगा। इसके साथ साथ चाइना का जो स्टिमुलस की बात थी उसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स स्लाइटली मूव टुवर्ड्स चाइनाज मार्केट। सो ये सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से गेन्स काफी हद तक कर्टेल हुए। बट यस, 2025 इज लुकिंग प्रॉमिसिंग टू अस। थोड़े वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी बिकॉज अगर हम इस मंथ भी देखें तो ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू एज्यूम ऑफिस ऑन 20th of January। इसके साथ साथ नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा लाइन अप है, एफएमसी के मिनट्स हैं और इस मंथ के एंड में फेड की मीटिंग भी रहेगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जिसकी वजह से बनी रहेगी। बट यस, अभी अगर हम नियर टर्म आउटलुक की बात करें तो 23,500 to 23,480 लेवल्स निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये रिबाउंड अभी नियर टर्म में कंटिन्यूड रहेगा। इवन दो लास्ट वीक अगर हम देखें तो इंडिया विक्स में हमने काफी ज्यादा अपटेक आते हुए देखा, तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस अभी नजर नहीं आ रही है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। सो यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके के रिटर्न्स हमने पिछले 2 सालों में देखे हैं उस तरीके की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक हमें अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली मॉडरेट करना पड़ेगा और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा इस साल। मैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं करूंगी, बट हमें यहाँ पर स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, बट उन सेक्टर्स में भी वी हैव टू बी स्लाइटली चूजी एंड वी हैव टू पिक द राइट स्टॉक्स। ओके मैम, निफ्टी बैंक इसको लेकर क्या आउटलुक है? क्योंकि वहां पर प्राइवेट बैंक्स में वैल्यू है, पीएसयू में वैल्यू है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में तो, छोटे बैंक में तो अच्छी वैल्यू है, लेकिन मूव नहीं है। करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे पीएसयू बैंक्स ने लास्ट ईयर अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, उसके बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अभी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मुझे अभी भी यहाँ से पीएसयू बैंक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बिकॉज काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आरबीआई रेट कट का साइकिल स्टार्ट कर सकता है। बजट से भी काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं। सो ये फैक्टर्स पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल, नॉट जस्ट पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट का अगर हम केपेक्स देखें तो काफी ज्यादा कम हुआ है, काफी सबड्यूड है। प्राइवेट केपेक्स भी बहुत ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा है।
सो काफी उम्मीदें हैं कि बजट में गवर्नमेंट ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए जरूर कुछ केपेक्स को लेके अनाउंसमेंट करेगी, उससे काफी ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट हो सकती है। सो जो काफी रिक्वायर्ड भी है, बिकॉज ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा स्लिप कर चुकी है। सो ये काफी बड़ा एजेंडा रहेगा गवर्नमेंट के लिए बजट से पहले, और मुझे लगता है बजट से पहले पीएसयू स्टॉक्स में काफी एक अच्छा रनअप भी देखने को मिल सकता है। सो पीएसयू बैंक्स पे भी मेरा कंस्ट्रक्टिव आउटलुक ही है। यहाँ पर मुझे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये तीनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इवन दो प्राइवेट बैंक्स में भी यहाँ पर जरूर वैल्यू नजर आ रही है, बट मैं लार्ज कैप में ही जाना प्रेफर करूंगी, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, जहां हमने लास्ट क्वार्टर में भी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक इस साल भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 2000 to 2100 on the higher side. So ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रहेगा। इसके साथ साथ मुझे एक्सिस बैंक भी नजर आ रहा है, जो आज के लिए मेरी टॉप पिक भी रहेगी। सो एक्सिस बैंक में भी 990 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट बना है। सो एक्सिस बैंक भी मुझे यहाँ से 1200 लेवल्स तक जाते हुए नजर आ रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करते हैं तो 50,400 मार्क हैज एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और वहीं से हमने एक अच्छी अपसाइड भी आते हुए देखी है। बट अगर हम नियर टर्म में देखें तो 51,800 पे स्लाइट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वहां तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट 51,800 को सरपास करना इमीडिएट नियर टर्म में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट्स के लिए। 51,800 अगर ब्रेक होता है तो 52,200, 52,500 तक की मूव देखने को मिल सकती है, बट बहुत ज्यादा तेजी तभी देखने को मिलेगी जब 51,800 का हर्डल ब्रेक होगा। ओके, तो 51,800, 52,000 इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा, और आउटलुक आपके सामने सुगंधा मैम ने शेयर भी किया है। करीब 52,200, 51,800 इन लेवल्स के ऊपर आप निफ्टी बैंक के केस में नजर बना के रख सकते हैं। अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले जरा बजिंग स्टॉक्स भी देख लीजिए, या वो स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, निफ्टी के टॉप गेनर लूजर। तो आज निफ्टी में ऑटो का दबदबा है। आइशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, मारुति, या तो एनबीएफसी या ऑटो, दोनों में खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में ब्रिटानिया का नाम है, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, बीपीसीएल, डाइवर्सिफाइड, थोड़ा सा बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो मिड कैप में सुंदरम फाइनेंस, ऑयल इंडिया, पॉलिसी बाजार और अशोक लेलैंड, ये चार नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पेट्रोनेट, एलएनजी, सुजलॉन, एसजेवीएन और सोलर इंडस्ट्रीज, जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में बना हुआ है। इसके अलावा स्मॉल कैप में आज लीड कर रहा है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रेमंड, जेंसर टेक और रेलटेल, जहां पर ऑर्डर भी है, उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज स्मॉल कैप लूजर्स में केपीआई ग्रीन, इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेज, डॉक्टर लाल पैथ लैब और इंटेलेक्ट डिजाइन, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग लगातार जारी है। एंड लाइकवाइज एफएनओ में भी आज आइशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम फाइनेंस और ऑयल इंडिया, यहां पर खरीदारी है। और गिरने वाली साइड पर अगर देखा जाए तो पेट्रोनेट, यूनियन बैंक, एसजेवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे नाम है जो कैश प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। सुगंधा मैम, एनबीएफसी पे कोई राय? बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, चोलामंडलम फाइनेंस, सब के सब चल रहे हैं आज। कोई नाम यहां से पिक कर पा रहे हो क्या आप? यस सुमित जी, मुझे बजाज फाइनेंस यहाँ से काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट वी हैव बीन एडवाइजिंग दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। एलटीएफ में भी मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो बजाज फाइनेंस पे मेरा काफी फोकस रहेगा। आई जस्ट सजेस्ट द लेवल्स एज वेल। बजाज फाइनेंस में देखिए तो आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 6% तक के हमने गेन्स देखे हैं। इसने 6700 लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनाया, और यहाँ से मुझे ये मूव कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 7800। करंट लेवल्स पे बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी पिछले 2 सेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। बट कुछ डिप्स मिलते हैं तो बिकॉज आउटलुक अभी भी यहाँ से काफी कंस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है। 7180, 7150 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 6930 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 7650 एंड देन 7800। इसके साथ साथ एलटीएफ में भी अगर हम बात करें तो मुझे 145 तक की मूव नजर आ रही है। 133 पे स्टॉप लॉस रखें, एंड करंट लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है। एज अ डिस्क्लेमर, वी हैव एडवाइज्ड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। इनफैक्ट ये मूव स्ट्रेच हो सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 152 एज वेल। ओके, तो आपको राय दी गई है खास तौर से एम&एम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के संदर्भ में आप क्या कर सकते हो। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने अलग अलग माध्यम आएंगे। यानी कि पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और तीसरा, ये शो जो है वो अगले 1 से 1.5 घंटे तक यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी हमसे बातचीत कर सकते हैं।
अब शुरुआत करते हैं कुछ सवालों की। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो मोहम्मद नाजिर अली साहब का है। गेल इंडिया के करीब शेयर हैं इनके पास 215 और एवरेज रेट इन्होंने मेंशन कि एवरेज रेट से शेयर है इनके पास 215 के दाम पर, और आईडीएफसी फर्स्ट है 71 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें सुगंधा मैम? गेल काफी स्लो मूवर रहा है सुमित जी, हमने कोई मेजर मूव आते हुए नहीं देखी है। काफी टाइम से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन, सो यहाँ से भी आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है। पर अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको 177 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। हाई साइड में हमें यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड फर्स्ट 215 एंड देन 235 एज वेल। बट इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। इसके साथ साथ आईडीएफसी बैंक पे मेरा एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है, एंड एज अ डिस्क्लेमर आई एम आल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस। सो यहाँ पर मुझे 59 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, एंड आई फील दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करते हैं। सो जब तक 59 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आउटलुक इसमें कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा, आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आप बने रह सकते हैं। और ये पहले भी सुगंधा मैम ने मेंशन किया स्टॉक के बारे में, वो उनके पास निजी तौर पर भी है, लेकिन समय अवधि थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा। एक सवाल बबीता जी का है, इनके पास ओबरॉय रियल्टी है 2300 रुपये के दाम पर और गोदरेज प्रॉपर्टी है 3000 रुपये के दाम पर। दोनों शेयर तेज़ी में खरीदे हैं और दोनों शेयर अपने हाइस के आसपास से लेके बैठे हैं। करना क्या चाहिए मैम इन दोनों में? सुमित जी, इस साल के सेक्टर्स की मैं बात करूं तो आई थिंक मेरा टॉप बेट रियल्टी सेक्टर ही रहेगा। रियल्टी सेक्टर ने रीसेंट टाइम्स में अच्छे गेन्स भी दिखाए हैं और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा हायर लेवल्स पे आपने जरूर बाइंग की है तो थोड़े डिप्स जरूर आ सकते हैं यहाँ से। आई थिंक स्टॉक कैन एक बार यहाँ से हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं स्टॉक में टूवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2000। बट ओवरऑल आउटलुक अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, अगर आप 6 से 8 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर होल्ड करें। 1950 का स्टॉप लॉस है एंड आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में सुमित जी किस लेवल पर इनकी बाइंग है? मैम इनकी बात 3000 के दाम पर है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर थोड़े से लॉसेस में है, बट मुझे लगता है इसको भी जरूर होल्ड किया जा सकता है बिकॉज स्टॉक ने रीसेंट टाइम्स में अच्छी रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से और उसके बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस। बट मुझे लग रहा है ये थीम इस साल कंटिन्यू कर सकती है रियलिटी सेक्टर की, सो इस स्टॉक को भी जरूर होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर 2850 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आप इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2500। सो 2500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करें एंड स्टॉक में अगर 2850 के ऊपर की मूव देखने को मिलती है तो आप इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं। हाई साइड की अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अगर 3000 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इस स्टॉक में आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 3250 एंड देन 3450 एज वेल। 3250 3450 के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बने रहो दोनों पोजीशंस के अंदर। एमजे व्लॉग साहब का एक सवाल आया है टाटा पावर पर। इन्होंने 370 या 375 आने का वेट कर रहे हैं ये स्टॉक में और ये इनको नई पोजीशन ऐड करनी है। इनके पास दरअसल 100 शेयर हैं और 412 रुपए के दाम पे खरीदारी है, लेकिन ये 370 375 का वेट कर रहे हैं। तो क्या ये दाम आएगा? पहला। दूसरा, ये लंबी अवधि यानी 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करने लायक है? बिल्कुल सुमित जी, अगर 5 साल का नजरिया है तो सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। 370 कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है, बट यस इट इज अ पॉसिबिलिटी आपको 370 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। आप चाहें तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया लेवल को। सो 370 पर आप इसको फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल का नजरिया है तो यहाँ पर अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं बिकॉज पिछले शोज में भी मैंने मेंटेन किया है कि डेटा सेंटर्स में स्पेशली पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी पावर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। सो मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स में एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ से बन रहा है एंड टाटा पावर इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन दैट स्पेस। सो यहाँ पर आपको 5 साल के लिए आउटलुक कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट यस अगर मैं 1 साल के नजरिए की बात करूं तो मुझे लग रहा है 550 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वी कैन सर्टेनली इवैल्यूएट इन आवर नेक्स्ट शोज एज वेल। सो अभी आप इसको होल्ड करें, 370 पे ऐड भी कर सकते हैं अभी आप फिलहाल जी। बट एज अ रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए
इवन दो आपका 5 साल का नजरिया है, बट यस 310 के नीचे इसका आउटलुक थोड़ा वीक हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप इसमें अभी वेट करें और 370-75 का जोन सही जोन है जहां पर आप थोड़ी सी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। बाकी अर्निंग्स आने वाले हैं सामने, उसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा और 5 साल के लिए कंपनी वैसे आउटलुक में बुरी नहीं है। इसके अलावा अब EIH के ऊपर एक सवाल है रिटेल गेमिंग साहब का। 408 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? EIH सुमित जी, जी EIH, ईस्ट इंडिया होटल्स। 450 या सो 450 के लेवल पर बाइंग है इनकी। इनकी खरीदारी है मैम 408 रुपए पर। सो अभी कुछ गेन्स में है और ये स्टॉक भी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है यहाँ से। सुमित जी, मार्केट में हम लोअर लेवल से कुछ रिवाइवल आते हुए देख रहे हैं एंड स्मॉल एंड मिड कैप्स में काफी ज्यादा हमने पिटाई होते हुए देखी थी। लास्ट क्वार्टर में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट यहाँ एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बट इस साल स्मॉल एंड मिड कैप्स मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे। इस साल ज्यादा मुझे लग रहा है लार्ज कैप्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्टिल दिस इज अ गुड स्टॉक, आप इसको सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 460 एक इनिशियल लेवल रहेगा इसमें। वहां पर चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड दोबारा आपको डिप्स मिले तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज नियर टर्म में 460 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां पर आपको एक अच्छे गेन्स भी देखने को मिलेंगे। सो 460 पे मेरी बुकिंग की एडवाइस रहेगी। एज अ प्रोटेक्शन ऑन द डाउन साइड आप 395 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस भी रखें अपनी पोजीशन में। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इस क्वार्टर के नंबर्स पे नजर रखिए कि सेकंड हाफ आमतौर पे होटल कंपनियों के लिए अच्छा रहता है। चलिए अब महाकुंभ नगरी प्रयागराज चलते हैं, वहां पर हमारे साथ ब्रिज साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ब्रिजभूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ब्रिजभूषण जी, क्या हाल चाल है प्रयागराज के? सर काफी रश होगा इस सर समय तो। बहुत अच्छा। जी जी जी, रश सब चालू हो गया है। 2 हफ्ते बाद नहीं, आफ्टर 13 तारीख से शुरू है ना? जी 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 हाँ, 13 के बाद 14 से स्नान शुरू, तब ज्यादा रश हो जाएगा। जी, तो बढ़िया माहौल बना हुआ होगा इस समय तो वहां पर। जी बहुत बहुत दिव्य और भव्य माहौल बना हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए सर। कई सालों में एक बार तो ऐसा मौका आता है। तो नहीं ब्रिज सर, क्या सवाल आज? जी सर, मेरा टाटा मोटर्स सर 129 शेयर है ओके एट 957 पे सर। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? वो सर काफी समय से तो कर रहा हूँ, अभी 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ सर। और क्योंकि इसमें एक डीमर्जर आने वाला है, आपको शायद पता होगा, ये कंपनी का जी, पैसेंजर जी, कारोबार सर। और कमर्शियल व्हीकल कारोबार अलग अलग हो रहा है। ईवी और कमर्शियल जी। हाँ, तो ये कारोबार इसी साल के अंदर ही डीमर्ज होगा, तो आप अगले 6 महीने होल्ड करो तो शायद आपको शेयर मिल भी जाए। बाकी सुगंधा मैम की राय लेते हैं। सुगंधा मैम, टाटा मोटर्स एक अच्छी तेजी दिखाई और शायद 1100 रुपये या 1040 रुपये के आसपास वो खबर आई थी डीमर्जर की, वही नियर टर्म टॉप बना और वहां से शेयर लगातार टूट रहा है। करना क्या चाहिए स्टॉक में? सुमित जी, ऑटो स्टॉक्स में हमने काफी ज्यादा डिक्लाइन आते हुए देखा, बट पिछले 2 सेशंस में देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर स्टॉक्स आर शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स। हमने वहाँ स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी मारुति में, बट टाटा मोटर्स में वैसा हमने ऑप्टिमिज्म आते हुए नहीं देखी है। इनफैक्ट लास्ट शो में मैंने इसमें फ्यूचर्स में बाइंग की एडवाइस दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 770 एट लेवल्स ऑफ अराउंड 750 हमने बाइंग दी थी। टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, बट जब तक ये स्टॉक 770 के ऊपर मुझे सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वीक ही है अभी इसका करंट स्ट्रक्चर। 705 पे इसमें नियर टर्म में देखें तो एक अच्छा सपोर्ट है। सो आप 690 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन में, बिकॉज जिस तरीके से बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स में एक रिवाइवल देखने को मिला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी अपटिक देखने को मिल सकती है। बट यस, अ कैविएट, जब तक 770 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऑन द हायर साइड, बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी बिकॉज आपकी बाइंग काफी हाई लेवल्स पे है। बट वहीं अगर हम लास्ट डे का सिनारियो देखते हैं तो टाटा मोटर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, बट उसके बाद हायर लेवल से हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। सो यहाँ पर कुछ वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, बट बहुत हैवी बाइंग जिसकी भी है, जो फ्रेश भी करना चाहते हैं वो अवॉइड करें। आपकी ऑलरेडी बाइंग है, आप होल्ड कर सकते हैं, 690 का स्टॉप लॉस लें और चाहें तो 770 के ऊपर स्लाइट थोड़ी ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐड करने की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में मोमेंटम मिसिंग है, सो आप चाहें तो थोड़ी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी बाइंग को अवॉइड करें। जी, तो बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग को आप फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी वेट करिए,
थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए, न्यूज़ फ्लोज देखिए, उसके हिसाब से काम करिएगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप एटलीस्ट बने रहें और इवेंट्स के ऊपर नज़र रखिएगा। अब कोलकाता चलते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी हाँ, सुन पा रहे हैं सर। सर आवाज, अपना सवाल पूछिए। सर पारस डिफेंस में मुझे पूछना था, 39 शेयर लिया हूँ, 1200 समथिंग कितना था, कब मैं एवरेज करूँ सर? 1255 रुपये आपने हमें बताया दाम अपना। जी जी सर जी। तो ये खरीदारी कब की पांडे जी? ये करीबन हो गया सर 6 महीने से ऊपर है सर। ओके, और अभी आप इतना और समय दे सकते हैं इसको? 1 साल तक दे सकते हैं, जैसे मैम आप लोग कहे हुए। ओके, तो सुगंधा मैम, खरीदारी है पारस डिफेंस में। ये शेयर भी चला बहुत, डिफेंस स्पेस की जो तेजी थी उसमें, और 1600 रुपये तक भी गया। वहाँ इन्होंने खरीदारी 12-12.5 रुपये की और वहाँ से भी 20% नीचे आ चुका है। करना क्या चाहिए अपनी पोजीशन में? सुमित जी, अगर करंटली देखें तो इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, बट डिफेंस स्टॉक्स पे मेरा काफी भरोसा रहेगा, स्पेशली बिफोर द बजट। सो मुझे लग रहा है बजट से पहले डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। पारस डिफेंस में अभी कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। अगर 1100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पर बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, थोड़ा वेट करें। अगर 1100 के ऊपर एक क्लोजिंग हो जाती है तो आप सर्टेनली बाइंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको गेन्स भी देखने को मिलेंगे। आपकी 1200 1250 की बाइंग है, आपको 1400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा नजरिया रखें, 3 से 4 महीने का। मुझे लगता है स्टॉक में वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग गेन्स के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया स्टॉक, बट 900 का लेवल जब तक इस स्टॉक में इंटैक्ट है, आउटलुक इसमें अभी भी पॉजिटिव रहेगा। जस्ट दैट मोमेंटम मिसिंग है अभी स्टॉक में। होल्ड रखें, 900 के लेवल्स पर जरूर नजर रखें ऑन द डाउन साइड। 900 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो काफी वीक हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। उस केस में एग्जिट की ही एडवाइस रहेगी, रादर आप एवरेजिंग को अवॉइड करेंगे उस केस में, और एग्जिट करना प्रेफरेबल रहेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से ही नजर रखिएगा। लेकिन ये महीना थोड़ा क्रूशियल है सर, क्योंकि आमतौर पर डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ये सब सेक्टर बजट से पहले चलते हैं। तो अगर कुछ मूव आया तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आने वाले समय में अपनी पोजीशंस को राइट साइज करने के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया है कर्नाटका से प्रवीण जी का। वो चलिए, उनका सवाल तो लंबी अवधि के उस पर है, लेकिन एक साउथ इंडियन बैंक को लेकर सवाल है। वैसे प्रवीण जी का सवाल भी आप सुन ही लीजिए, सुगंधा मैम उस पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। ये एसआईपी मोड में अगर किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कोई नाम जिसको आप अगले 2 साल के लिए आइडेंटिफाई करके बैठे हो? रिलायंस। सुमित जी, रिलायंस ने बहुत सालों के बाद लास्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, पर जिस तरीके से वो मेजर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जो मुझे उनका ग्रोथ पाथ नजर आ रहा है वो स्टिल पॉजिटिव है। बहुत सालों से इन्वेस्टर्स का रिलायंस के स्टॉक पे भरोसा रहा है, एंड आई वुड ऑल्सो अग्री विद दैट। लास्ट ईयर जरूर नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, बट मुझे अभी यहाँ से काफी ज्यादा वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बहुत जल्दी ये गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे मोस्ट लाइकली, बट येस, अगर आपका 1 से 2 साल का नजरिया है तो मुझे स्टॉक 1550 1600 लेवल्स तक भी नजर आ रहा है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो बहुत इमीडिएट लेवल्स पर 1170 1150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो रिलायंस में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी, बी थ्रू एनी रूट आप बाइंग कर सकते हैं इसमें। तो रिलायंस एक अच्छा नाम है। ये बात सही है कि 10 साल बाद 2014 ऐसा साल था जबकि रिलायंस ने लास्ट टाइम नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न दिया था, और अब 10 साल बाद रिलायंस ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है जब वो पहली बार सालाना आधार पर नेगेटिव बंद हुआ है। सो ये एक नाम है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। अश्विनी जी का सवाल था। हाँ मैम बोलिए। सुमित जी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी। हमें ईयर ऑन ईयर ही सारे स्टॉक्स को इवेलुएट नहीं करना चाहिए। इक्विटीज में आप जब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, सो 3 से 5 साल का नजरिया रखना काफी बेटर रहता है। स्विंग ट्रेडिंग करना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हैं या थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, स्टॉक को ओनरशिप की तरह ओन करें और थोड़ा टाइम जरूर दें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। रिलायंस का भी अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सो 1 साल पर उसको इवेलुएट करना स्लाइटली रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल रिलायंस के स्टॉक ने बहुत अच्छे गेन्स दिए और आगे भी मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। तो
रिलायंस जैसे स्टॉक को 1 साल 2 साल के लिए नहीं देखें। वैसे ही बात सही है कि रिलायंस इज इन्वेस्टर्स डिलाइट, हमेशा से बोला जाता है। सो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं चेन्नई, वहाँ पर राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ हमारे रेगुलर दर्शक हैं। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आज आपका? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर राहुल मेरे को लोकेश मशीन के बारे में जानना था सर। मैंने 100 शेयर लिए हैं 300 के भाव पे, और मेरा होराइजन डेट से 2 साल का है और 70-80% एक्सपेक्टेशन है सर मेरी। और अभी मैंने देखा है तो ये 3 टाइम्स बुक वैल्यू और 44 पी पे मतलब ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। बाकी अभी इनका 1,59,000 शेयर भी कभी दिसंबर में, मतलब वो 1 साल पहले दिया हुआ था QIP, वो भी कन्वर्ट हुए हैं 243 के रेट पे। और अभी लेटेस्ट कुछ बैंक भी ऊपर लेवल पे हुई है सर, 470 या कुछ, मतलब सॉरी 470 नहीं, 380 और 425 में कुछ हुई है नवंबर दिसंबर में। तो मैं अभी इसमें एंट्री किया हूँ, बट मेरे को अभी 150 शेयर और लेने हैं इसके, तो क्या भाव पे लूँ या फिर थोड़ा और वेट करूँ? ओके, क्या कहेंगे मैम आप? सुगंधा मैम, लोकेश मशीन इन्होंने खरीद रखा है और कंपनी में जो भाव है वो 333-34 के आसपास है। सो ये और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, क्या राय रखते हो आप, कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? सुमित जी, बहुत हैवी बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, बट आपने सही टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज यहाँ पर करंट अगर हम देखें सेटअप, तो यहाँ पर 310 पे स्टॉक ने बहुत अच्छा डबल बॉटम बनाया है। वॉल्यूम्स में भी अभी हमने पिछले कुछ दिनों में एक सर्ज आते हुए देखा है। सो यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप इसमें सर्टेनली फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, बट डाउनसाइड के लेवल्स पर जरूर नजर रखें। 300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहाँ पर आप करंट लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। आपने परफेक्ट टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज यहाँ से स्टॉक में फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। सो ऐड की एडवाइस रहेगी। हाई साइड में आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 380, एंड देन 380 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 410 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 420 अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज 410 पे एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। सो अगर आप एवरेज करेंगे तो आप 410 तक भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर बुक करने की एडवाइस रहेगी। तो आपको सही लेवल पर आपने पूछा है राहुल जी, आपने नंबर खुद ही पढ़ रखे हैं इसके बारे में, और बाकी टेक्निकल डिटेल भी आपके सामने रख दी गई है, उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं। एक बजाज हाउसिंग पर सवाल आया है, 180 रुपए के दाम पर 200 शेयर है, करना क्या चाहिए मैम? वैसे 180 के दाम पर 200 शेयर की पॉसिबिलिटी मुझे तो कम लग रही है, 140 तो इसका शायद ऑल टाइम ही हाई है। सो 180 रुपए पे बजाज हाउसिंग होना कुछ गलत लग रहा है इसमें। हाँ मैम, मुझे भी ऐसी लगा एकदम से भाव देख के। नहीं, इसका 52 वीक्स हाई 188 है और इन्होंने 180 पे खरीदारी की है। सो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। खरीदारी क्या करना अब मैम, अब क्या करना चाहिए? इन्होंने लिस्टिंग के बाद ही इमीडिएटली आई थिंक इसको बाय किया है। सो यहाँ पर अगर देखें तो ये एज अ डिस्क्लेमर, वी हैव आल्सो रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स एंड आवर क्लाइंट्स आर होल्डिंग दिस। बट यहाँ पर देखें तो 124-125 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिली है। इस स्टॉक पे मेरा काफी भरोसा रहेगा। अगले 2 से 3 साल में ये स्टॉक भी मल्टी बैगर बन सकता है। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें इनका। अगर हम ओवरऑल बिजनेस मॉडल भी देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल है स्टॉक में। बट अगर लेवल्स पर स्ट्रिक्टली नजर रखें तो जब तक 124-125 का लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक ही मुझे लग रहा है नियर टर्म के लिए इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। 3 साल के नजरिया अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 123 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। हाई साइड में 150 का पहला लेवल रहेगा। अगर 150 ब्रेक हो जाता है तो 165 तक के लेवल्स इस साल के आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो देखने को मिल सकते हैं। 3 सालों के लिए मुझे ये स्टॉक 240-250 तक भी नजर आ रहा है। ओके, तो होल्ड की एडवाइस रहेगी 123 के स्टॉप लॉस के साथ। 123 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय ये आपको दी गई है। अनिल यादव साहब पूछ रहे हैं कि KPIT टेक के 300 शेयर हैं 1387 रुपए के दाम पर, और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ खरीदारी करें, क्या करना चाहिए? 3 साल का नजरिया है। सुमित जी, अभी 3 साल के नजरिए के लिए थोड़ा सा वेट करें, आपको थोड़े और टिप्स मिलेंगे। लास्ट शो में मैंने KPIT टेक में बाइंग की ही एडवाइस दी थी। हमने डाउन साइड से एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी है, बट अभी मुझे यहाँ पर स्टॉक में कोई मेजर अपसाइड नियर टर्म में नजर नहीं आ रही है, जब तक 1550 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। अगर आपका 3 साल का नजरिया है, बेटर लेवल्स रहेंगे अगर आप इसमें 1346 के आसपास, 1340 आई वुड से राउंड फिगर 1340 के आसपास एंट्री करना प्रेफरेबल रहेगा। स्टॉक प्रॉमिसिंग है ओवरऑल, बट मुझे लग रहा है नियर टर्म में हर्डल्स रहेंगे हायर साइड पे, तो आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे। लोअर लेवल्स पर ऐड करें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1150 का ऑन द डाउन साइड। और अगर आपका 3 साल का नजरिया है, आपको 2200 से 2500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं।
एक इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 506 रुपए के दाम पर खरीदारी की गई है और ये और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं। खान साहब का सवाल है, रिसेंटली लिस्टेड है मैम, सो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन आईपीओ को बड़ा अच्छा रिस्पांस था और बहुत यूनिक आईपीओ है इनका, मतलब यूनिक कंपनी है। सो आप क्या राय रखते हो? So Sumit ji, I would like to skip this question. I am not tracking this stock और मुझे अभी इस पे कोई व्यू नहीं बन रहा है, so better है हम इसको नेक्स्ट शो में कंसिडर करेंगे. I would study more on this stock and we can consider this in next show. ओके आयरेडा पर विवेक रेड्डी साहब का एक सवाल है। 1000 शेयर है और 218 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये 2 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें मैम? 2 महीने होल्ड कर सकते हैं। सुमित जी दोबारा बताएंगे किस लेवल पर बाइंग है? मैम 218 रुपए के दाम पर होल्ड रखें। थोड़ा सा हर्डल नजर आ रहा है 228 के लेवल पर। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 260 265 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 2 ही महीने में ये लेवल्स आ जाएंगे। आप 3 से 4 महीने का नजरिया रखें। अभी बजट से पहले मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। होल्ड की एडवाइस रहेगी। इसमें आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 202 के लेवल्स पर। आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। तो बने रहने की राय दी गई है आपको स्टॉक के अंदर, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए आप बने रहिए। एक सवाल आया है शीला फोम के ऊपर। एसके साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास 942 रुपए के दाम पर खरीदारी है और ये और क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, कब इन्हें एवरेज करना चाहिए? शीला फोम आज अच्छी तेजी में भी है, एक नोट आया था उसके बाद, करना क्या चाहिए? श्योर सुमित जी आज ऑलरेडी काफी गेन्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। इसमें ऐड किया जा सकता है, बट मैं करंट लेवल्स पर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी। हमने लोअर लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। वॉल्यूम्स भी इसमें काफी पिकअप कर रहे हैं, बट थोड़ा सा वेट करें। एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हायर लेवल से 1050। इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो बेटर रहेगा कि आप 970 980 के लेवल्स पर ही इसमें दोबारा एंट्री करें। करंट लेवल्स पर मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे एवरेज करें। ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है लोअर लेवल से। एक कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले तो सर्टेनली ऐड किया जा सकता है। तो आप बने रह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो 830 वो जोन है जहाँ पे प्रमोटर की तरफ से बाय होता हुआ दिखाई पड़ा था, और उसके बाद लगातार प्रमोटर थोड़ा थोड़ा पोजीशंस बाय कर रहे थे बिफोर बुक क्लोजर। अब संदीप हमारे साथ मौजूद है कानपुर से बातचीत करने के लिए। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। हाँ सर नमस्कार। संदीप जी सवाल पूछिए अब। सर मेरे पास जोमेटो के 238 शेयर हैं 265 पर सर। तो सर टारगेट्स पता करने की सर क्या करना चाहिए इसमें? ये खरीदारी कब की थी आपने संदीप जी? सर 2 से 3 महीने पहले हो गए सर। ओके, और कोई खास वजह थी खरीदारी की? नो सर, उस समय स्टॉक अच्छा चल रहा था, टारगेट अच्छे दिए गए थे 335 या 350 के। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर लिया था, बट सर अभी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो इसलिए सर पूछना है कि आगे क्या किया जाए। और नजरिया अभी क्या आपका? सर अभी तो लॉन्ग टर्म तक मैं रख सकता हूँ 6 महीने से 1 साल तक। ओके, तो करना क्या चाहिए इनको? सुगंधा मैम 268 रुपये 265 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 238 शेयर हैं और करीब 280 के आसपास का मौजूदा स्तर है, तो सो फार तो ये मुनाफे में है, लेकिन करना क्या चाहिए ना? जी मैं इनका क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं सुन पाई हूँ, कुछ वॉइस इश्यूज थे। मैम जोमेटो के 238 जोमेटो शेयर हैं, 265 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 279 के आसपास का मौजूदा स्तर है, करना क्या चाहिए मैम? जोमेटो मुझे अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले काफी शोज में मैंने इसके बारे में बात की है। 240 के लेवल्स पर मैंने इसमें रिकमेंडेशन भी दी थी आपके ही शोज पर, बट मुझे यहाँ से भी इसमें आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन रखें तो इसमें आपको काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 220 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। हाई साइड में अगर मैं नियर टर्म की बात करूं तो मुझे 340 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं, बट अगर मैं अगले 2 साल के नजरिए की बात करती हूँ तो 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें होल्ड की ही एडवाइस रहेगी, बट यस 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसी के साथ होल्ड करें इस पोजीशन को। और ऐड भी करना चाहते हैं तो 285 के ऊपर ऐड भी किया जा सकता है, तो 285 के ऊपर आप ऐड करिएगा। अभी के लिए तो बने रहिए, और स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया है। प्लस अर्निंग्स के ऊपर भी नजर रखिएगा इस क्वार्टर की, हो सकता है जो ईयर एंडर डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, उसका इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस पार्ट को भी एटलीस्ट आप आधार मानकर चल सकते हैं। विप्रो के थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी इसमें। जी 292 के ऊपर ऐड करने की एडवाइस रहेगी, 285 को अवॉइड करें। 292 के ऊपर अगर इस स्टॉक में सस्टेनेबल मूव देखने को मिलती है तो ऐड करें, 285 को अवॉइड करें।
चलिए और 200 अगर आपको 250 के आसपास मिलता है वहां पर भी इसको ऐड किया जा सकता है। सो 250 इज लाइकली टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक और 292 एक रेजिस्टेंस है। सो आइदर आप सपोर्ट के आसपास बाय करें, कुछ टिप्स मिलते हैं तो, और इन केस ऑफ अ ब्रेक ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ 292 मार्क। तो 292 के ऊपर और 250 के इर्द गिर्द ये दो लेवल्स आपको बताए गए हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल विप्रो पर आया है, 3450 शेयर हैं, 313 रुपए के दाम पर खरीदारी है, बड़ी क्वांटिटी है और शॉर्ट टर्म का व्यू है। आज आईटी पे एक सेल रिपोर्ट आई थी, हालांकि रिएक्ट उल्टा कर रहे हैं शेयर, लेकिन सिटी की एक रिपोर्ट आई थी सेल साइड पर। मैम करना क्या चाहिए? सो फार इन्हें करीब करीब 12 रुपए या 11-12 रुपए घाटा है, अभी क्या करें? मुझे बहुत पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है यहाँ पे स्टॉक। और अगर हम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा टीसीएस में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, इन्फोसिस में आते हुए देखे, बट विप्रो में हमने बहुत स्टेलर कुछ अपसाइड आते हुए नहीं देखी है। जिस तरीके से मिड कैप आईटी ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया, उस तरीके से लार्ज कैप आईटी ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बट यस, ओवरऑल आउटलुक अगर हम इस साल का देखते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ट्रम्प साहब काफी ज्यादा टैक्स रेट कट की बात कर रहे हैं, जिससे टेक में स्पेंडिंग बढ़ सकती है और इसका हमारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर हम सिर्फ करंट लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आउटलुक बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। 310 के लेवल पर मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो थोड़े डिप्स देखने को मिलेंगे, बट आप इस स्टॉक पे भरोसा रख सकते हैं। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 275 टू 280। मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छी बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड आई फील वहां से वॉल्यूम्स भी कुछ हद तक पिकअप हो सकती है, बिकॉज लार्ज कैप आईटीज ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। सो विप्रो में भी हम अच्छी बाइंग आते हुए देख सकते हैं। होल्ड रखें इस स्टॉक को, 245 का स्टॉप लॉस ले लें डाउन साइड पे एंड होल्ड रखें। 320 का लेवल हायर साइड में अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिलेगी। इनिशियली 3 टाइम पे रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस 320 पे रहेगा। 310 320 ये मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेंगे, तो आपके पास और अच्छे विकल्प हैं आईटी में इंस्टेड ऑफ विप्रो। अब हमारे साथ बातचीत करने के राहुल जी मौजूद हैं अमृतसर से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? मैंने पूछना था, मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2000 शेयर लिए हैं 53.45 के रेट पे, तो इसका क्या, उसका 1 साल के लिए है, तो ये सही रहेगा या? खरीदारी की कब थी आपने राहुल जी? ये थोड़े दिन ही हुए हैं, ये दिसंबर में थी, ये नवंबर थोड़ा देर ही हुआ है। ओके, तो सुगंधा मैम इनकी खरीदारी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ये अगर इसके लास्ट 12-13 क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक भले एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो? तो सुमित जी, जैसा कि हमने शो की स्टार्टिंग में भी बात की, पीएसयू स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी मुझे एक अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है, स्पेशली बिफोर द बजट और आरबीआई की मीटिंग जो फरवरी की मीटिंग है, उससे पहले काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं कि एक रेट कट हो सकता है। इससे क्रेडिट को काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है। और पीएसयू स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स में भी मुझे यहाँ से एक प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर आ रहा है। सो यहाँ पर आप बने रहें, आपकी 53 के लेवल्स की बाइंग है ऑलमोस्ट एट करंट लेवल्स। इसमें आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 47 का एंड होल्ड कर सकते हैं। आपको इनिशियल 62 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 62 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। अगर प्राइसेस 62 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक फर्दर मूव देखने को मिल सकती है, तो आप पार्शली 62 के ऊपर बुक करें, बाकी आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 75 तक के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो राय आपको दी गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संदर्भ में। पंकज गांधी जी का सवाल आया है हमारे पास गुजरात से। कोल इंडिया के 100 शेयर हैं और बाइंग प्राइस है इनकी 397। इसमें और खरीदारी करें, रुक जाएं, या करना क्या चाहिए मैम इसमें ओवरऑल? सुमित जी, कोल इंडिया ने लास्ट ईयर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और अभी नियर टर्म में देखें तो कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिल रही है। एंड एज अ डिस्क्लोजर वी हैव आल्सो रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स। यहाँ पर जब तक 425 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता, कोई मेजर मूव देखने को भी मुझे नहीं लग रहा मिलेगी। होल्ड रखें स्टॉक को। ओवरऑल आउटलुक मुझे पॉजिटिव नजर अभी नहीं आ रहा, बट येस, पीएसयू स्टॉक्स में भरोसा रखना चाहिए और इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो इसमें भी परफॉर्मेंस नजर आएगी। होल्ड रखें 370 के स्टॉप लॉस के साथ, और फर्दर ऐड की अभी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं रहेगी जब तक 425 का लेवल इसमें ब्रेक नहीं हो जाता। तो राय यही है कि आप बने रहिए। वैसे भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, अगर नीचे आएगा भी तो आपकी यील्ड्स को और बेटर कर देगा। सो आपके लिए राय यही गांधी साहब कि आप बने रह सकते हो उसके अंदर। शक्ति दत्ता शुभांकर जी का सवाल है। पहले तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभांकर जी। इनके पास भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर हैं, लेकिन इनकी खरीदारी
रुपए के दाम पर है। तो मैम ये 200 से 250 रुपए की इच्छा रख रहे हैं अगले 10 सालों में, होगा क्या? सुमित जी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे 10 साल के होराइजन के लिए अभी मेरा इस पे कोई इतना ज्यादा अभी बुलिश आउटलुक नजर नहीं आ रहा। मुझे अभी 75 78 पर ये स्टॉक काफी ज्यादा सप्लाई प्रेशर नजर आ रहा है स्टॉक में। सो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप इस स्टॉक को 75 78 के लेवल्स पर, अगर आपका 2 से 3 साल का भी नजरिया है, वहां पर बुक करें। लोअर लेवल्स दोबारा मिलेंगे, वहां पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं, या आप किसी और स्टॉक में भी स्विच कर सकते हैं। स्टिल अगर आप चाहते हैं तो जरूर होल्ड करें, बट इसमें 47 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो आपको राय दी गई है, लेकिन हाँ, इतनी लंबी अवधि के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना। ओम प्रकाश त्रिपाठी साहब का एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब हौसला अफजाई के लिए। लक्ष्मी केमिकल 296 के दाम पर खरीदारी है और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 195 के दाम पर खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन दोनों मैम? तब तक सुमित जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। टिल द टाइम आई जस्ट चेक दीस स्टॉक्स। तो मैम शाह साहब का एक सवाल है न्यूलैंड लैब के ऊपर। ये आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। इस स्टॉक में हमने पिछले कुछ टाइम में अच्छे गेन्स आते हुए देखे और हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। इनफैक्ट हमने आपके मॉर्निंग शो में भी स्टॉक के बारे में बात की थी और 10,000 के लेवल पर मैंने इसमें बाइंग रिकमेंड की थी और काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला इस स्टॉक में। बट अभी भी अगर दोबारा देखें तो करेक्शन हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी, और इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। रादर इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी लिया है अपनी 100 डे मूविंग एवरेज में। सो यहाँ से इस स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है। इनका क्वेश्चन क्या है सुमित जी, ये होल्ड कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं? मैम इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपका नजरिया पूछा है। अच्छा, नजरिया पॉजिटिव रहेगा सुमित जी। 16,500 तक के फर्स्ट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 16,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो दोबारा से रिकॉर्ड हाइज की तरफ ये स्टॉक जा सकता है, जो 18,000 तक के लेवल से। सो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, चाहें तो करंट लेवल्स पर भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़े से डिप पे आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इस स्टॉक में हमने काफी शार्प मूव्स आते हुए देखी है। तो एक ही लेवल पर सारी बाइंग को अवॉइड करें, थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, थोड़ी करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी ऐड करें 13,500 के आसपास, और हाई साइड में थोड़ी पार्शियल बुकिंग की एडवाइस रहेगी 16,500, और वहां से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप इसको बाकी की पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। गोपाल जी का एक सवाल आया है मथुरा से। इनके पास एसबीआई के शेयर हैं, 35 शेयर हैं और करीब करीब 641 रुपए के दाम पर खरीदारी है। वैल्यू तो है ही, ऑब्वियसली देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पीएसयू बैंक भी है। करना क्या चाहिए मैम? बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। आप ऑलरेडी गेन्स में हैं और इसको थोड़ा सा टाइम दें पूरा। मुझे लगता है इसके लिए मैं टाइम भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप सालों साल भी रख सकते हैं, आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहती है इन स्टॉक्स में, बट ऐसे स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो इस साल के अगर हम आउटलुक की बात करें तो मुझे 880 तक का पहला लेवल नजर आ रहा है इसमें, और देन 980 तक के लेवल्स भी इस साल का आउटलुक रहेगा, देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 740 एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 740 का स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड रखें। रादर 735 कर लें अपने स्टॉप लॉस को एंड होल्ड रखें। 980 इस साल के लिए आउटलुक रहेगा इसका। तो एसबीआई वैसे भी अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो पिछले 20 सालों में सबसे कम सीएजीआर निफ्टी 50 किसी स्टॉक की है तो एसबीआई है। इससे पहले वो भारतीय एयरटेल भी था उसी सूची में, लेकिन वो चल पड़ा, अब ये रह गया है। पता नहीं शायद मैचअप कर जाए गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए हाथ से भी आप नजर रखिएगा इस पर। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और दर्शकों से तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन कुछ समय हो गया जरा बजिंग स्टॉक का, तो एक बार बजिंग स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। तो बजिंग स्टॉक में जरा पहला स्टॉक लेकर आइए, कौन सा है? आज न्यूज़ फ्लोज बहुत हैं और इवेंट्स बहुत हैं। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में आज बहुत ज़्यादा बज़ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला नाम जो है वो वैसे संदूर मैग्नीज का है। यहाँ पर एक खबर आई थी, कंपनी अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा रही है, जिसमें करीब करीब 3.81 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। इसको बढ़ा के 4.36 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी ले आने की योजना है कंपनी की। इस स्टॉक में एक अच्छा मूव भी आया है। क्या करना चाहिए सुगंधा मैम संदूर मैग्नीज में? संदीप जी, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रही हूँ, सो लेट्स स्किप दिस। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं। अगला नाम है आइशर मोटर का। ये वैल्यू वाइज निफ्टी के सबसे सस्ते ऑटो स्टॉक्स में से एक है, हीरो मोटो के साथ साथ, और
बिक्री के आंकड़े भी बढ़िया हैं, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बिक्री करीब 25% बढ़ी है और जो बिक्री बढ़ी है ये अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ी है। आज टॉप गेनर्स में है निफ्टी के आयशर मोटर। करना क्या चाहिए इसमें? एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम सस्टेन रहेगा। 7% तक की गेन्स ऑलरेडी देखने को मिले हैं। डाउन साइड में 4650, 4400 के लेवल पर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है और उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिली है। मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। सारे ही ऑटो स्टॉक्स में हमने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है पिछले 2 सेशंस में, और आज आयशर मोटर एक काफी ज्यादा टॉप गेनर की तरह इमर्ज हुआ है। दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिप मिले टुवर्ड्स 5180, बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 5000 ऑन द डाउन साइड और 5600 तक के नियर टर्म के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मोमेंटम प्ले रहेगा। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। ओके। इसके अलावा रेलटेल कंपनी को 78 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर मिला है वो भारत कोकिंग से कंपनी को ऑर्डर मिला। शेयर में अच्छा उछाल भी है। करना क्या चाहिए मैम? सो सुमित जी, रेलवे स्टॉक्स में हमने पिछले 2 सेशंस में एक अच्छी अपटिक आते हुए देखी है। सो रेलटेल इज आल्सो वन ऑफ देम। यहाँ पर भी इट्स ट्राइंग टू सस्टेन अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस और लोअर लेवल से एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिला है। रेलवे स्टॉक्स में हमने पिछले साल गेन्स आते हुए देखे और उसके बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी है। अब दोबारा से कुछ रिवाइवल के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप कहें कि 2024 की परफॉर्मेंस मैच होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ से डिसेंट गेन्स देखने को मिल सकते हैं। डबल डिजिट गेन्स की काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर रेलटेल में बाइंग की जा सकती है करंट लेवल्स पर भी, और थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 400 लेवल्स ऐड किया जा सकता है। 360 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। हाई साइड में आपको 510 एंड देन 540 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो रेलटेल को लेकर सवाल। अच्छा, एक मारुति पे आप नजर डालिए, जहां पे आज प्रोडक्शन के नंबर्स भी आए हैं। करीब 30% यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है, 1,57,000 यूनिट्स के आसपास। और सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाली 13,500 रुपए के टारगेट्स के लिए। मारुति भी अच्छी तेजी में है, क्या करना चाहिए? So Maruti has been on my radar since yesterday and we have been advising this to our clients also. So यहाँ पर 10,800 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया और 2 सेशंस में हमने ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। यहाँ पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है, बट सारी बाइंग करंट लेवल्स पर ना करें बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल चुकी है। बट यहाँ से भी आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है एंड आई कंकर विद दैट रिपोर्ट। 13,500 तक के नियर टर्म के टारगेट्स नजर आ रहे हैं स्टॉक में एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये भी सरपास हो सकते हैं बिकॉज अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और 13,500 का अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है then we can see levels of around 14,700 as well. So इस स्टॉक में बाइंग की एडवाइस रहेगी, बट सारी बाइंग करंट लेवल्स पे ना करें। यहाँ पर कुछ बाइंग करें एंड देन वेट करें 11,200 लेवल्स की, वहां पर फर्दर ऐड किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 10,650 लेवल्स का। अच्छा, M&M एक और ऑटो का नाम जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सिटी की यहाँ पर भी एक रिपोर्ट है 3520 रुपए के टारगेट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग आउटलुक, स्ट्रॉन्ग सेल्स के नंबर, नए लॉन्चेस का फायदा, सब कुछ बोला उन्होंने। यहाँ क्या करना चाहिए मैम? So as a disclosure, we had recommended this to our clients. हमने शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट्स भी इसमें बुक किए हैं। मुझे अभी भी आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। थोड़े से डिप्स मिलते हैं तो इसमें बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3170। दोबारा से बाइंग की जा सकती है और स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 2950 के और हायर साइड में 3380 फर्स्ट एंड देन 3480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों ही ऑटो स्टॉक्स मारुति एंड महिंद्रा इनफैक्ट तीनों आयशर मोटर्स, इन तीनों में एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है। तीनों में ही थोड़े डिप्स पे ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। करंट लेवल्स पर थोड़ी बाइंग की जा सकती है, बट प्रेफरेबल रहेगा थोड़ा डिप्स की वेट करें। एक जेके सीमेंट और देखना मैम, आज इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है और इन्वेस्टेक की अल्ट्राटेक पे भी रिपोर्ट है और जेके पे भी रिपोर्ट, लेकिन जेके में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ। और ये भी बोला है कि मानसून अब खत्म हुआ डिले से, तो उसका इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर में रहा, शायद अब यहाँ से पिकअप करे। सो आप कैसे देख रहे हो जेके सीमेंट को? सुमित जी, इंफ्रा पे गवर्नमेंट का मुझे लग रहा है बजट में काफी फोकस रहेगा और इससे सीमेंट स्टॉक्स को भी फायदा देखने को मिल सकता है। इस साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पे मेरा ओवरऑल भी आउटलुक पॉजिटिव है। सो जेके सीमेंट भी वन ऑफ द बेनिफिशियरी हो सकता है। सो यहाँ पर भी एक आज के सेशन में देखिए जिस तरीके की अपसाइड देखने को मिली है, सो इसमें भी नियर टर्म के लिए आउटलुक जरूर पॉजिटिव है, बजट तक एटलीस्ट। उसके बाद दोबारा से हमें इसको इवेल्युएट करना होगा कि कैसा इसमें मोमेंटम बन रहा है। नियर टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4690। स्टॉप लॉस रहेंगे 4480 एंड टारगेट्स रहेंगे 5180 तक के।
सो अभी बहुत ज्यादा इसमें आउटलुक बुलिश नहीं रहेगा, बट पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है। तो आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन बहुत बुलिश नहीं रहेगा। एक जैकॉप और देखिए, आज एक न्यूज आई कि कंपनी ने अपनी एक जमीन बेची है और वो जमीन बहुत ही कम दाम पर बेची है। 5286 एकड़ जमीन 2200 करोड़ रुपए में बेची, यानी कि महज 2 करोड़ रुपए के आसपास पर एकड़ पे जमीन बेची गई रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ये शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आया, शेयर में लोअर सर्किट लग गया। आपकी राय? जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है, ये यहाँ पे अगर आई वुड जस्ट टॉक अबाउट द लेवल, अगर 245 की लेवल के नीचे इसमें क्लोजिंग हो जाती है तो आउटलुक काफी वीक हो जाएगा। बट जिस तरीके से ये सपोर्ट लेवल पर होल्ड कर रहा है, इसमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। सो कॉन्ट्रा कॉल भी ली जा सकती है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप ऑफ 245 ऑन द डाउन साइड। थोड़ा सा एग्रेसिव बेट रहेगा, बट यहाँ पर जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं 245 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक रिवर्सल ट्रेड के लिए बाइंग भी कर सकते हैं। हाई साइड में मुझे लग रहा है स्टॉक में रिवाइवल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 310। ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। ऑलरेडी स्टॉक 19.99% ऑलमोस्ट सर्किट पे ही है ये स्टॉक। तो यहाँ पर एक रिवर्सल मुझे लग रहा है देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर करंट लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। ओके, तो रिस्की ट्रेड है लेकिन हाँ रिवर्सल यहाँ पर खेल सकते हैं क्लोज स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो फिलहाल बजिंग स्टॉक में इतने ही स्टॉक थे। वापस लौटते सवाल जवाब के सिलसिले पर। मैम, एक अखिलेश जी का सवाल है एनएमडीसी पर। 71 रुपए के दाम पर इनके पास 300 शेयर हैं, ये एवरेज करना चाहते हैं, क्या एवरेज करें या अभी वेट करें? अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, पीएसयू स्टॉक्स में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो एनएमडीसी में भी यहाँ से एक रिकवरी का माहौल बन रहा है। एंड इनफैक्ट इनका क्वेश्चन एक एट टाइम पे आया है, बिकॉज ऑलरेडी बॉटम आउट की सिचुएशन इसमें नजर आ रही है। आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 64, रादर 63.50 का स्टॉप लॉस रखें एंड यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आपको हायर साइड में इनिशियली 75 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, देन 82.5 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। सो मिची, हमने मोस्टली स्टॉक्स में बाइंग की बात की है, बट कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी ओवरहीटेड नजर आ रहे हैं। सो वहां पर आप थोड़ा सा वेट करें। बट जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है, ओवरऑल मार्केट्स भी रिवाइव कर रही हैं, तो ये स्टॉक्स भी उसके साथ थोड़ा सा रिवाइवल दिखा सकते हैं। ओके मैम, एक इंटरेस्टिंग सवाल है श्री साहब का। इनके पास पीसी ज्वेलर है 17.5 रुपए के दाम पर, और ये 2 से 3 साल में क्या ये ट्रिपल डिजिट में जा सकता है स्टॉक? ये एक इच्छा रखते हैं। आपकी राय? कि ऑलरेडी शेयर एक बहुत बड़ी तेजी दिखाकर फिर स्प्लिट के बाद ये दाम पर आया है। सो आपकी राय, क्या ये वापस ट्रिपल डिजिट में जाएगा? सुमित जी, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ट्रिपल डिजिट की बात करें तो अभी मुझे लग रहा है स्टॉक स्प्लिट के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक में हमने काफी अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं। अभी ये उम्मीद रखना कि 1 साल में ट्रिपल डिजिट में आएगा, नहीं, आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं। आ सकता है ये स्टॉक। गोल्ड की जिस तरीके से प्राइसेस में हमने अपसाइड आते हुए देखी है, इसका बेनिफिट जरूर इस स्टॉक को मिलेगा, बट टाइम देना पड़ेगा। और अभी लेवल्स की अगर हम बात करें तो जब तक इसमें 12 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक आप इस स्टॉक में जरूर बने रहें। आप चाहें तो लोअर लेवल्स पर 13.5 के आसपास इसमें थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, बिकॉज आप इसको 2 से 3 साल होल्ड करना चाहते हैं। तो 13.5 के आसपास 11 के स्टॉप लॉस के साथ आप फर्दर ऐड कर सकते हैं इसमें। बट अभी ये कहना मुश्किल है कि ट्रिपल डिजिट में जल्दी आएगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगा। सबिहा सैयद जी का सवाल है, इनके पास एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर हैं। जनवरी महीने के लिए क्या टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं? स्ट्रिक्टली अगर सुमित जी जनवरी की बात करें तो 760 के लेवल पर इस स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, वहां से एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। स्पेशली अगर सिर्फ जनवरी की बात करें तो मुझे 875 तक के लेवल्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। सो 875 पे आप प्रॉफिट बुक करें। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है इन कमिंग टाइम्स, इन कमिंग मंथ्स रादर, तो फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट सिर्फ दिस मंथ 875 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल एमएल अग्रवाल साहब का है, इनके पास पेटीएम के 100 शेयर हैं, 1100 रुपए के दाम पे खरीदारी है, पुरानी खरीदारी है, करना क्या चाहिए मैम? न्यू एज टेक स्टॉक्स में एक अच्छी अपसाइड अभी रिसेंट टाइम्स में बनी है, एंड आई थिंक पेटीएम भी फर्दर अपसाइड दिखा सकता है यहाँ से।
इनकी सुमित जी दोबारा बताएंगे किस लेवल पर बाइंग है? 1080 मैम। 1080 जी, 1100 रुपये मोटा मोटा। ये शायद इन्होंने पिछली बार जब ये फॉल आया था तब खरीदारी की होगी। हाँ। तो आपकी राय क्या है इस पर? अभी सुमित जी इसको होल्ड रख सकते हैं आप, इसमें एक स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा सा डीप रहेगा ये स्टॉप लॉस, बट मुझे इसमें इस साल के लिए आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 years द स्टॉक इज लुकिंग ओवरऑल वेरी प्रॉमिसिंग, बट टिप्स आएंगे इसमें बिकॉज लोअर लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा रिवाइवल देखने को मिल चुका है। सो इसमें 770 तक के भी डिप्स आ सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 720 का, एंड आप अपनी पोजीशन को, अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसमें मैं कोई एवरेज की एडवाइस नहीं दूंगी, बट येस आप अपनी करंट जो होल्डिंग है उसी को होल्ड रखें। इस स्टॉक में एक अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं 2 साल के आउटलुक की बात करूं तो 1600 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इन दिस स्टॉक, बट बेटर रहेगा थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नियर टर्म के लिए भी मॉडरेट रखें। नियर टर्म के लिए परफॉर्मेंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, थोड़े डिप्स नजर आएंगे, बट 2 साल के लिए आउटलुक काफी पॉजिटिव रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, ये कुलदीप चौधरी साहब पूछ रहे हैं। आपने आइशर की बात की, हीरो मोटोकॉर्प में वो क्या करें? सो हीरो मोटोकॉर्प की काफी पिछले कुछ सेशंस में देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है। हाई लेवल से काफी ज्यादा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट यहाँ पर यस दिस क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट। जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, इसमें भी यहाँ पर एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, एंड इट हैज टेकन सपोर्ट एट इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो यहाँ पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। आप इसमें स्टॉप लॉस रखें 4050 का, एंड करंट लेवल्स पर फ्यूचर्स में भी बाइंग की जा सकती है, और यू कैन टेक अ कॉल ऑप्शन। एंड कैश में तो इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इन कैश सेगमेंट एज वेल। सो 4850 का नियर टर्म में टारगेट्स रहेंगे इसमें। 4850 को ब्रेक करता है तो 5200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है, बट टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, जिंदल 100 ये राजीव गुप्ता साहब ने खरीदा है 339 के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए? सुमित जी थोड़ा सा इसमें और प्रेशर रहेगा, बट आपने 339 पे अगर इसको बाय किया है तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा डीप रहेगा ये स्टॉप लॉस बिकॉज अभी नियर टर्म में इट्स कन्वर्जिंग टू इट्स मीन। सो यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई नो इट्स स्लाइटली डीप, बट यही एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है ये स्टॉक, प्रेशर ही रहेगा, बट 235 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, एक BHCL पे सोवन साहा साहब का सवाल है, पुराने दर्शक हैं ये। 329 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 150 शेयर इनके पास हैं BHCL के, अभी क्या करना चाहिए? सुमित जी गेल भेल दोनों ने ही पिछले साल काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइवल नजर आ रहा है, बट बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा है। इसमें स्लो रहेगा इसमें मोमेंटम। आप इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, या आप किसी स्टॉक में और भी स्विच कर सकते हैं अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं या मोमेंटम के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। बट अगर आपका थोड़ा सा लंबा होराइजन है, आपको 320 तक के लेवल एक साल के आउटलुक का अगर रखते हैं तो देखने को मिल सकते हैं। होल्ड रखें अपनी पोजीशन को 210 के स्टॉप लॉस के साथ। 210 के स्टॉप लॉस। बट मोमेंटम नहीं आएगा इसमें बहुत जल्दी, इसमें टाइम लगेगा। तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि कब मोमेंटम आएगा, पेशेंस रखनी होगी आपको इसमें। वैसे भी मैम ये बहुत चला भी है, जिस तरह के नंबर्स थे उस समय पर लॉस था और लॉस के साथ ये शेयर चला था। तो अगर थोड़ा अब रुक भी रहा है, हल्का हो भी रहा है, तो एक बड़ी तेजी के बाद हल्का हो रहा है। मैम एक और सवाल, वो रश्मिता जी का सवाल है। अवंती फीड्स के 50 शेयर हैं 680 रुपए के दाम पर, 4 महीने से होल्ड कर रही हैं। आज इनकी खरीदारी के जोन में आया है, करना क्या चाहिए इसमें अब? आज के सेशन में और इनफैक्ट इस हफ्ते ही देखे तो काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है मुझे 720 के लेवल्स पर, सप्लाई प्रेशर रहेगा 720 के ऊपर। अगर 720 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फर्दर अपसाइड भी देखने को मिलेगी, बट बेटर रहेगा थोड़ा सा पार्शियली एग्जिट करें 720 के आसपास। 720 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो आपको 840 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। सुमित जी इनकी किस लेवल पर बाइंग है ऑलरेडी? मैम इन्होंने बाइंग लेवल नहीं बताया, लेकिन बोला जहां पर अब आया है वो इनका खरीदारी का लेवल है। सो ठीक है, सो बेटर रहेगा आप 720 के आसपास थोड़ा सा इसको पार्शियली एग्जिट करें एंड बाकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपको 840 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो आपको रणनीति बताई गई है अवंती फीड के संदर्भ में, आप उस पर नजर बना कर रख सकते हैं। वैसे ही बहुत समय बाद के अंदर आज कुछ हलचल आते हुए दिखाई पड़ रही है। आगे भी बातचीत करते रहेंगे हम सुगंधा मैम से कुछ और स्टॉक्स पर, कुछ और कॉलर्स पर, लेकिन जरा वाह क्या आईपीओ का समय हो गया, जरा उसका रुख कर लेते हैं। वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ, जहां पर हम बातचीत करते हैं आईपीओ मार्केट की, और आईपीओ मार्केट पिछले साल से ही तेजी में है। ये साल में भी एक आईपीओ कैरी हुआ है और लग रहा रिकॉर्ड ही बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा ये आईपीओ भी। शौर्य हमारे साथ मौजूद भी हैं। शौर्य, तीसरा दिन आज, और जिस तरह के नंबर कल शाम तक थे, लग रहा है 100 का आंकड़ा सेंचुरी कर ही देगा इस बार ये। जी, आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अब तो 150 होने वाला है। लग रहा है जी, यहाँ डबल सेंचुरी कर देगा लग रहा है इस बार ये। क्योंकि अभी अगर देखें टोटल इंडो फार्म 147 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। ठीक। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 82 टाइम्स, और यहाँ पे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 83 टाइम के आसपास। सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो 400 गुना के आसपास हो गया। डबल सेंचुरी छोड़िए, यहाँ 400 के पास होने वाला है। 385 का आंकड़ा ऑलरेडी कंपनी छूने वाली है इसमें। अगर बात करें तो ग्रे मार्केट में सब्सक्रिप्शन में भी लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ दिन पहले 37% के आसपास चल रहा था, लेकिन अब वो 44% से ज़्यादा हो गया है। तो मार्केट को ये कंपनी बहुत पसंद आ रही है। हमने बताया था कल भी कि ऑल्दो इसके जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट है, उसमें कुछ ऐसा मूव देखने को नहीं मिला है। वो स्टेबल बोल सकते हैं या स्टैग्नेंट, लेकिन उसके बावजूद मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और ब्रोकर्स की तरफ से भी मोस्टली पॉजिटिव ही राय निकलते हुए आ रही है कंपनी के अंदर। तो 400 गुना सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई कैटेगरी में। सुगंधा में 400 गुना में आप भी हो क्या? नहीं सुमित जी, आई नॉर्मली डोंट सब्सक्राइब टू आईपीओज। नहीं तो एचएनआई हो ये तो मान लिया आपने, चलो। नहीं सुमित जी, अभी बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है हमें भी। अभी कैसा लग रहा है मैम ये आईपीओ, क्योंकि जिस तरह के नंबर दिख रहे हैं, अभी फंडामेंटल तो किसी को मतलब ही नहीं है, भाव अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, बस भर दो, ये सिचुएशन है। आप कैसे देख रहे हो इस आईपीओ को? सुमित जी, मैं इसको नहीं ट्रैक कर रही हूँ, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन। मैं अभी ट्रैक नहीं कर रही हूँ। ओके। और ये शौर्य, बाकी ब्रोकरेज हाउस के जो नोट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? ये बाकी ब्रोकरेज हाउस सभी पॉजिटिव हैं, जैसे हम बता रहे थे, आपको कल भी बताया था। इसमें देखें, आनंद राठी कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते मैं अप्लाई। लेकिन अगर हम बात करें, इंडिसेक्स सिक्योरिटीज कह रहे हैं अप्लाई करिए, रिलायंस सिक्योरिटीज कह रहे हैं अप्लाई कीजिए, स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं अप्लाई कीजिए, वेंचुरो सिक्योरिटीज भी कह रहे हैं अप्लाई कीजिए। तो आप सिंपली देख सकते हैं सभी के पॉजिटिव रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आनंद राठी का मतलब मैं अप्लाई, उनका बेसिकली मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करके रखे, नॉट जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म के फंडामेंटली बिगड़ जाते हैं सारे के सारे। खैर, लेकिन 260 करोड़ रुपए का आईपीओ है, थोड़ा सा ओएफएस है, मेजर हिस्सा फ्रेश इशू है, और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप की उम्मीद ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रही है। लेट्स सी किस तरह के नंबर आते हैं। लेकिन हाँ, ये 150 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 200 गुना का नंबर का आंकड़ा देखते हैं, शायद शाम तक हो और वो रिकॉर्ड भी टूटते हुए दिखाई पड़े। शौर्य, अब दूसरा बड़ा आईपीओ, अब कल ही वो बात हो रही थी जैन साहब से कि वो कहते हैं 50,000 करोड़ का आईपीओ आएगा, 50,000 करोड़ का आईपीओ होगा, तब देखेंगे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। 40,000 करोड़ के आईपीओ की बातचीत तो आज हो ही गई। जी बिल्कुल। कौन सा आईपीओ? जी, सबसे बड़े ग्रुप हाउसेस में से एक है रिलायंस, और उसका रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। काफी टाइम से बात चल रही थी कि रिलायंस वैल्यू अनलॉकिंग करते हुए देख सकता है, अपनी कंपनियों को धीरे धीरे शेयर मार्केट में लिस्ट करेगा ताकि वैल्यू निकल के आए, और ऐसा ही जियो के केस में निकल के आया है। जैसे आपने बात करी, आईपीओ का साइज होगा 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास का माना जा रहा है, जिसमें ऑफर फॉर सेल का इशू भी होगा और इसमें साथ में फ्रेश इशू भी होने वाले हैं। और अभी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि जो रिलायंस का वैल्यूएशन बन रहा है अभी, वो 100 से 120 बिलियन के बीच में बन रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। वैसे अगर बात करें तो रिलायंस जियो की हमें पता है कि उसने जब से आई है वो टेलीकॉम सेक्टर में अपना एकदम दबदबा बना लिया है। उसके साथ बात करें तो नॉट जस्ट टेलीकॉम सेक्टर, अब रिलायंस जो है एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपने आप को इसी तरह से स्ट्रांग बनाने को देख रहा है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करती है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो में बात करें तो 33% हिस्सेदारी अभी फॉरेनर्स की भी है। और रिलायंस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो पूरा एआई के लैंग्वेज मॉडल बनाना चाह रहे हैं ताकि उनका जो पूरा सिस्टम है रिलायंस का, उसका एक आर्टिफिशियल वो बन जाए, अपने आप को कह रहे हैं जियो ब्रेन की बात चल रही है, जहाँ पे वो वर्चुअली अपने आप को विजुअलाइज कर सके कंपनी कैसे चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो नॉट जस्ट टेलीकॉम, इवन पूरे जो उनका ग्रुप स्ट्रक्चर है उसमें वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके
मॉडर्न तरीके से कंपनी को चलाया जाए ताकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बनी रहे। तो इसका सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और उसी वजह से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन हो गया है। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात जो हम कल भी कर रहे थे, साथ में जुड़ा है सबसे बड़े आईपीओ का टैग। तो ये क्या किस तरह का डैम्पनर डाल सकता है, नहीं डालेगा, वो सारी चीज़ आएंगी। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा प्राइसिंग, क्योंकि हमने Hyundai के केस में देखा था कि प्राइसिंग को लेकर थोड़े कंसर्न्स बने हुए थे, OFS को लेकर बने हुए थे। तो हिस्टोरिकल है लेकिन उसके साथ प्राइसिंग है, कितना OFS फ्रेश इशू का है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर डालेंगे कि अगर सबसे बड़ा आईपीओ आया तो किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो सुगंधा मैम, दो बात इसमें उठती है। पहला कि सबसे बड़े आईपीओ का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि जो भी सबसे बड़ा आईपीओ आता है उसमें परफॉर्मेंस नहीं आती, चाहे पेटीएम हो, चाहे Hyundai हो, चाहे मतलब एक जोमेटो को छोड़ दिए क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा हुआ, पहले तो जोमेटो ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, बाद में लोअर लेवल से चला। सो ऐसी सिचुएशन बनती है। अच्छी लिस्टिंग देखी हमने, इनफैक्ट स्विगी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एक अच्छी लिस्टिंग आती है। लेकिन वो साइज अब छोटा हो गया ना मैम, 10,000 करोड़ का बाजार छोटा मानता है, बड़े नंबर अब बढ़ के 27,000 30,000 करोड़ पहुंच रहे हैं। सो अगर इस साइज का आईपीओ आता है 40,000 करोड़ का आईपीओ, तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, पहला। दूसरा, रिलायंस, क्योंकि उनकी वैल्यू अनलॉक होगी, उनकी काम का आईपीओ आ रहा है। सो दोनों को आप कैसे देख रहे हो, दोनों सवालों पर क्या राय है आपकी? सुमित जी, मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली हाई होती हैं, तभी ये जो बहुत बड़े आईपीओस होते हैं वहां पर हम थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं देख पाते, एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं। सो यही फैक्टर है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं मार्केट में। इनफैक्ट जब भी बड़े आईपीओस आते हैं तो कुछ एक नेगेटिव टैग भी उनके साथ अटैच्ड है कि उसके बाद मार्केट में कुछ करेक्शन भी देखने को मिलती है। सो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट यस, जियो का जो आईपीओ की बात हो रही है, एक अच्छा इसमें मुझे लग रहा है वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और इस पे हम जरूर फर्दर स्टडी करेंगे एंड वी विल सर्टेनली कम आउट विद आवर रिकमेंडेशन आल्सो कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा फेयर जरूर रहता है कि जब भी बड़े आईपीओज आते हैं। तो सेंटिमेंट वाइज तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता ही है। वो अब तक की पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड सारे ही कहते हैं कि जो भी बड़ा आईपीओ आता है वहां पर सिचुएशन आमतौर पे खराब होती है। मैम, रिलायंस को लेकर अभी आप थोड़ी पर टिप्पणी कर भी रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि साल के निचले स्तरों पर है, और वो 16 लाख करोड़ का जो टैग है मार्केट कैप का, वो 20 लाख करोड़ था एक टाइम पे, जो टूट के अब 16 लाख करोड़ आ चुका है। और शायद वो टैग भी अब रिलायंस से टीसीएस या HDFC छीन ले, जिस तरह की यहाँ फॉल आ रही है और वहाँ तेजी आ रही है। सो रिलायंस एज एन इंडिविजुअल ये कैसा दिख रहा है आपको? सर्टेनली सुमित जी, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। मुझे 1650 के तक की इसमें अपसाइड नजर आ रही है। इनफैक्ट इस साल की भी मैं अगर बात करूं तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। बहुत ही यहाँ पर नियर टर्म में अगर हम स्टॉप लॉस की भी बात करते हैं तो जो रिस्क यहाँ पे होगा वो बहुत छोटा रिस्क है। 1170 1150 एरिया में यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमर्ज हो रहा है। सो थोड़ा सा रिस्की बेट लें तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1325 के ऊपर इसमें बाइंग करें। ऐसा मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था कि 1300 1325 पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल ही सेफ होकर बाइंग करना चाहते हैं तो 325 के ऊपर बाइंग करें, बट थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 1150 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है। इस साल अगर हम देखें तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1450 एंड देन 1650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ज़्यादा बेटर बेट एज ऑफ नाउ दिख रही है। अगर आप, क्योंकि क्वालिटी को लेकर सवाल नहीं है, सिर्फ प्राइस को लेकर सवाल है, वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सुगंधा मैम आपको बता भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आज की इस सेगमेंट में यानी वाह के आईपीओ में इतना ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नंबर होगा जो शौर्य आज शाम को आपको बताएंगे किस तरह के सब्सक्रिप्शन का फिगर आया है इस आईपीओ में और या इंडोफार्म में, और वो शायद रिकॉर्ड भी नए बनाता हुआ दिखाई पड़े, और इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पहले दिन ही या दूसरे दिन ही बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो फिलहाल वाह के आईपीओ में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। ओके, आस्था मैम 2-3 सवालों को और ले लेते हैं। इसमें एक नितिन यादव जी का सवाल है। इनके पास अदानी विल्मर के शेयर हैं, 105 शेयर हैं, 665 रुपए के दाम पर खरीदारी है। इसमें एवरेज करें या बने रहें, क्या करना चाहिए इसमें? थोड़ी एवरेज की जा सकती है बिकॉज इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे चल रहा है स्टॉक, बट वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी न्यूज फ्लो के चलते। अदानी ग्रुप में इनफैक्ट एवरीबडी नोज की काफी वॉलेटिलिटी रहती है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहें, बट थोड़ी एवरेजिंग की जा सकती है। बेटर रहेगा
कि आप 340 के ऊपर एवरेजिंग करें। 340 पर एक नियर टर्म में हर्डल है, ये ब्रेक हो जाता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। आपका प्राइस आने में अभी मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, यू विल हैव टू हैव पेशेंस। और डाउन साइड में एक आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 300 का स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसमें जो एवरेज भी करते हैं और आपकी जो एग्जिस्टिंग हाई लेवल्स की पोजीशन है उसमें भी बेटर रहेगा आप 300 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लें। ये थोड़ा सा नियर है बट स्टॉप में ऑलरेडी काफी ज्यादा हमने डाउन साइड आते हुए देखी है, सो इट्स बेटर कि आप ये स्टॉप लॉस ले लें। आपका लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 340 के ऊपर एवरेज की एडवाइस रहेगी। एनटीपीसी करीब 1000 शेयर हैं और 130 रुपए के दाम पे खरीदारी है। अविनाश सिंह साहब पूछ रहे हैं क्या इसमें बने रहें या निकल जाएं? बिल्कुल बने रहे सुमित जी। पावर सेक्टर में एक अच्छी अपसाइड का पोटेंशियल है। थोड़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, लोअर लेवल से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और अगर हम नियर टर्म सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं तो 310 से 300 के एरिया में एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। इनफैक्ट थोड़ी डाउन साइड मिलती है तो एवरेज भी किया जा सकता है, इस स्टॉक में फर्दर ऐड भी किया जा सकता है। और हायर साइड में बहुत तेजी तो नहीं बट यस, इस स्टॉक में आपको 410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 410 पे प्रॉफिट बुकिंग करने की एडवाइस रहेगी। अभी नियर टर्म में ये स्टॉक 410 के ऊपर मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। 410 तक भी आपको 5 से 6 महीना का टाइम जरूर देना पड़ेगा, तभी आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। इरकॉन के 100 शेयर हैं 191 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए मैम इसमें? ऑलरेडी प्रॉफिट में है ये, होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें 175 का एंड होल्ड रखें। ऑलरेडी स्टॉक में हायर लेवल से हमने काफी करेक्शन देख ली है और यहाँ पर एक रिवाइवल की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। अगर ये स्टॉक 240 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड पोटेंशियल बनता है इसमें 285 तक का। 285 पर प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस रहेगी। आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं और थोड़ा और यहाँ से गेन्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट यहाँ से लोअर लेवल से रिवाइव कर रही है, इस स्टॉक में भी एक रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, बट थोड़ा सा हर्डल नजर आ रहा है। 236 240 लेवल्स पर वो ब्रेक हो जाता है तो 285 तक की मूव देखने को मिलेगी। प्रवीण जी का सवाल है मेड प्लस हेल्थ पे। मैम ये बहुत पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी कुछ समय बिता चुकी है। 735 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और कंपनी ने शायद 8 से 9 एक्विजिशन बैक टू बैक किए हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। आपकी राय क्या कहती है, 1 साल के लिए क्या करें? बिल्कुल रखें। फार्मा सेक्टर में एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बन रहा है। लास्ट ईयर भी फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अभी नियर टर्म के लिए तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस लग रहा है कंटिन्यूड रहेगी। सो इस स्टॉक में भी इसके इंडिविजुअल फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव नजर आते हैं, सो इसको जरूर होल्ड रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 920 के। 920 पे पार्शियल बुक कर सकते हैं। 920 के ऊपर अगर सस्टेन करता है स्टॉक तो 1020 तक की भी मूव देखने को मिल सकती है। होल्ड रखें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जरूर एडवाइस करूंगी स्टॉक में। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 748 का। थोड़ा सा डीप है बट यही रखना एडवाइजेबल रहेगा। एक खान साहब का सवाल है गोदावरी पावर एंड इस्पात पर 80 शेयर हैं 201 रुपए के दाम पर। नजरिया लंबी अवधि का है। मैम करना क्या चाहिए 5 साल के लिए? नजरिया 5 साल का सुमित जी? जी मैम। किस लेवल पर पाएंगे दोबारा बताएंगे? इनकी खरीदारी है मैम 201 रुपए के दाम पर। ऑलमोस्ट एट करंट लेवल्स ही आपकी बाइंग है, आप इसको होल्ड रख सकते हैं। थोड़ा सा डिप आज जरूर दिखा रहा है स्टॉक पर ठीक लग रहा है इसमें आउटलुक। बहुत कंस्ट्रक्टिव तो चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा बट इसको होल्ड किया जा सकता है। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे आपके 237 बट आपका सिंस 5 साल का नजरिया है, सो जस्ट टेक अ मोमेंट। तो मुझे इसमें रिकॉर्ड हाइस तक जाने का पोटेंशियल है एंड वो लेवल भी ब्रेक हो सकते हैं। आपको नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 160 के लेवल्स पर। आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 5 साल का भी नजरिया इसमें पॉजिटिव रहेगा। सो 360 इनिशियल लेवल्स रहेंगे एंड देन 420 भी। 5 साल के लिए एग्जैक्ट कहना थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल रहता है, पर जिस तरीके से इस स्टॉक में अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखें और जिस तरीके से पावर की डिमांड की भी बात करें तो ये स्टॉक को फायदा मिल सकता है। आप इसको होल्ड रखें। इसमें 240-45 के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट होता है तो अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनेगा इस स्टॉक में। ओके
तो आपको राय दी गई है गोदावरी पावर के संदर्भ में भी। तो बहुत सारे सवालों पर तो आज हमने बातचीत की सुगंधा मैम से, लेकिन अब उनकी तरफ से टॉप पिक्स कौन सी है देख लेते हैं चुन चुन के में। सुगंधा मैम, आपकी तरफ से आज के लिए कौन सी कॉल्स को आप चुन के लाए हो? सुमित जी, मेरी पहली कॉल रहेगी एंजल वन में बाइंग कर सकते हैं 2950 से 2980 के लेवल्स पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 2800 और टारगेट रहेंगे फर्स्ट 3280 एंड देन 3400 लेवल्स। मेरी सेकंड पिक रहेगी एक्सिस बैंक। यहाँ पर मैंने पहले भी बात की 990 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्टिव मोशन हो रहा है, सो 1060 के लेवल पर एक्सिस बैंक में एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 990, टारगेट्स रहेंगे 1200। इसके साथ साथ मेरी थर्ड पिक रहेगी हिंडाल्को। इसमें हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है, एक डीप करेक्शन देखने को मिली है, बट यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 585। सो 565 के स्टॉप लॉस से 590 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। टारगेट्स रहेंगे 650 फर्स्ट एंड देन 685 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो तीन नाम आपके सामने रखे गए हैं, एक्सिस बैंक, एंजल वन और हिंडाल्को, जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। हिंडाल्को 650, 685 के टारगेट के लिए 565 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 596 के आसपास का दाम है। एंजल वन एक बारी वो भी लेकर आइए और एक्सिस भी लेकर आइए। एक्सिस करीब 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 990 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1084 का मौजूदा भाव है। और एंजल वन तीसरा नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सुगंधा मैम मान रही है कि आप 3280, 3400 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 2800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। सुगंधा मैम, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मार्केट्स पे, आईपीओस पे और बाकी सारी चीजों पे अपनी राय रखने के लिए। जाने से पहले मैम को डिस्क्लेमर। Yes, Sumit ji, I'm personally holding some of the stocks that we have discussed during the show, and we have recommended some of the stocks to our clients also. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। हेलो